हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार एससीईआरटी सीरीज में यह क्लास 5 का तीसरा वीडियो है। अध्याय 7, जितना खाओ उतना पकाओ। विनायक अपने हाथों में समाचार पत्र लेकर अपनी माँ के पास दौड़ा आया और बोला, मामा देखिए अखबार में क्या छपा है। विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोगों की हालत चिंताजनक। माँ ने झट से विनायक के हाथों से अखबार लेकर पढ़ने लगी। पूरा समाचार इस प्रकार था। शेखपुरा के रूपनी पोखर मोहल्ले में एक बारात आई हुई थी। बारातियों के स्वागत में कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बने थे। सभी बारातियों ने छक्कर भोजन किया। भोजन करने के आधे घंटे बाद ही उन्हें उल्टियां होने लगी। कुछ लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगे। उन्हें पास ही के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि विषाक्त भोजन करने से भी बारातियों की तबीयत खराब हुई है। खाद्य निरीक्षक ने खाद्य पदार्थों की जांच कर बताया कि नकली मिलावटी मसालों, भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों के प्रयोग तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया, जिससे खाने से बारातियों की हालत गंभीर हो गई। मां ने समाचार पढ़ने के बाद कहा, अधिक गर्मी से भी भोजन के बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों के स्वाद खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे भोजन खट्टा हो जाता है। ऐसे खराब या संदूषित भोजन खाने से हमें बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। हमें खट्टा या बासी कभी नहीं खाना चाहिए। विनायक ने कहा, माँ हमें कैसे पता चलेगा कि भोजन खराब हो गया है। माँ ने कहा, भोजन ज़्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है तो उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। तुम चाहो तो 2-3 तरह के खाद्य पदार्थों को 2-3 दिनों तक रख कर उनमें होने वाले परिवर्तन को देख सकते हो। विनायक ने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं। इससे तो पैसे और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी होती है। माँ बोली, हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी दोनों समय पेट भर भोजन नहीं मिलता है, वहाँ खाना बर्बाद होना या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। शादी विवाह भोज भंडारे में तो और भी ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है। विनायक ने कहा, तब तो माँ हमें हमेशा ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। जितना खाना खा सके उतना ही खाना बनाना चाहिए। विनायक ने पूछा, माँ खाने को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। माँ बोली, हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। जितना भोजन लोग कर सकते हैं उतने ही भोजन बनाना चाहिए। खाना फिर भी बच जाए तो उसे ठंडी जगह या फ्रिज में रखना चाहिए। विनायक ने पूछा, माँ अगर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखना हो तो क्या करना चाहिए। माँ ने कहा, लंबी अवधि तक किसी पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अचार, मुरब्बे जैसे खाद्य पदार्थ इसीलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। और इस तरह चैप्टर समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला और इंटरेस्टिंग चैप्टर है अध्याय 8, राष्ट्र की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं। उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। यह तथ्य जानने में बरसों लगे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए, रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। रॉस का जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। वे हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। वे अपने आसपास को देखकर चित्र बनाना और कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक था। 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहाँ के एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में मिली किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। उन्हें डॉक्टर बनकर वापस भारत आने का मौका मिला। उस समय यहाँ मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो जा रहे थे। क्विनाइन की पत्तियां ही इसका एकमात्र इलाज थी। मलेरिया कैसे फैलता है तथा इसका समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, यह किसी को पता नहीं था।
रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया के बचाव का उपाय ढूंढने में लग गए। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहां मच्छर ज़्यादा हैं वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए, तथापि उन्होंने लोगों को मच्छर से बचने के लिए सलाह देनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दे, नाली को ढककर रखें ताकि वहां मच्छर नहीं पनप सके। मलेरिया के बारे में प्रायः वे अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते रहते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे हैं, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो यह साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मलेरिया के संग। मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया। वे लगातार मलेरिया के रोकथाम और उसके बचाव के उपाय में लगे रहे। बरसों बीत गए, लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। इससे जानने के लिए वे कई लोगों की उंगलियों में सुई चुभकर खून के नमूने लेते और जांच करते, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उनमें लोगों को सुलाते और मच्छर से कटवाते। फिर उनकी उंगलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते, फिर उसकी जांच करते। मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड की चीर फाड़ कर उसके अंदर के पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते। इस क्रम में उन्हें कई लोगों ने सहयोग दिया। सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर रॉस ने काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते, साथ ही बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते, फिर सुई चुभकर खून के नमूने लेते और उसकी जांच करते। साथ ही वे जिन मच्छरों के हुसैन को कटवाते उनकी भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई। एक विशेष प्रकार की मादा एनाफिल मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे। वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अथक प्रयास के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनाफिल मच्छर ही मलेरिया कीटाणुओं का एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है। मलेरिया के रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए गए इस खोज को कोई नहीं भूल सकता। यह एक सूक्ष्मदर्शी है। इसके द्वारा नंगी आंखों से नहीं दिखाई देने वाली सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके देखा जा सकता है। और इस तरह चैप्टर समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है मैंने नक्शा बनाया। सुखदा खुशी से कूदते फांदते स्कूल से घर लौटी। घर आते ही अपनी कॉपी निकालकर सबको दिखाने लगी। मैडम, आज सुखदा के घर आएंगी, यह खुशी की बात है। मैडम ने आज स्कूल में सभी बच्चों को नक्शा बनाने का कार्य दिया था। मैडम ने पूछा था, बच्चों, स्कूल से आपके घर कैसे पहुंचेंगे, नक्शा बनाकर दिखाइए। सुखदा ने अपने घर पहुंचने का नक्शा इस प्रकार बनाया था। मैडम ने बारी बारी सबके घर जाने की बात की थी। सुखदा का बनाया हुआ नक्शा, इस पर सुखदा दिशा का संकेत डालना भूल गई थी तो मैडम ने बना दिया था। नक्शा बनाते समय रामू काका की दुकान और बलदेव काका की दुकान दर्शाने में सुखदा सोच में पड़ गई। उसने दो एक जैसे डिब्बे बना दिए, मगर बलदेव काका तो सब्जी बेचते हैं और रामू काका लकड़ी का सामान। हमारा राज्य, हमारा जिला। ये बिहार का नक्शा। इस नक्शे में बिहार के विभिन्न जिलों को दर्शाया गया है। तो बिहार में कुल
38 ज़िले हैं और इस तरह ज़िलों के नाम हैं, इन्हें याद करना। नेपाल जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उससे सात राज्यों की सीमाएं लगती हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। हमारा अगले चैप्टर है हमारी फसलें हमारा खान पान। इरा और रिशु बड़े दिनों की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे थे। वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव नहीं देखा नहीं है। उनके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्रायः अन्न, फल, सब्जियां लेकर आते हैं। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। दादा ने एक बार उन लोगों से कहा कि तुम्हारे सारे जीवन का आधार यहाँ के गांव ही हैं। इरा और यीशु हमेशा दादी के द्वारा कही गई इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि आखिर गांव शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकते हैं। दादाजी के साथ पगडंडियों पर चलते हुए इरा और यीशु को खेतों में लहराते हुए पौधे दिखे। कहीं कहीं कुछ पौधों पर कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे तो कुछ लोग कटे हुए पौधों के पुलिंदे एक पत्थर पर पटक कर उसकी फलियों को अलग कर रहे थे। इरा ने अपने दादाजी से पूछा, ये क्या हो रहा? दादाजी ने बताया, धान के पौधे हैं। इस इलाके में मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। यह हमारे यहाँ की मुख्य फसल है। जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है। फिर धान के पौधे से उसके बीजों को अलग कर उसकी कुटाई करते हैं, जिससे हमें चावल की प्राप्ति होती है। इरा और यीशु दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए। जो भात वे खाते हैं उसका उपज इस प्रकार होता है। यीशु ने कहा, दादाजी मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। दादाजी ने कहा, सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20-30 दिन के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। मोरी को उखाड़कर फिर उसे खेत में लगाते हैं। खेतों में मोरी को लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं। कोशिश रहती है कि फसल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे। इरा बोली, दादाजी क्या जब जी चाहे कोई फसल उपजाई जा सकती है? दादाजी बोले, ऐसा नहीं है। कुछ फसलें वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं तो कुछ सर्दियों में। अब तो सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं कि गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जाने लगी हैं। क्या आप जानते हैं, बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, जबकि सर्दी में लगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। इस प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद या गर्मा फसल कहते हैं। यीशु ने कहा, क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? दादाजी बोले, भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। नीचे बने नक्शे को देखा तो पता चला कि अपने राज्य के कुछ जिलों में कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है। और ये बिहार का नक्शा है। और केला, और पहले संकेतों को देख लीजिए। केला का है, ये मखाना का है, और मक्का का ये वाइट कलर का, गेहूँ, धान, चना, प्याज, देश की सीमा, जिला की सीमा और राज्य की सीमा है। इसको ध्यान से देख लीजिए। तो वैशाली का मुख्य फसल केला है। वैशाली को हाजीपुर भी कहते हैं, तो हाजीपुर का वैशाली का मुख्य फसल क्या है? केला। कटिहार का मक्का है। भागलपुर का धान है। मधेपुरा का चना है। जमुई में प्याज, लखीसराय में, शेखपुरा में प्याज, नवादा और गया में गेहूँ, रोहतास में धान। इस तरह कुछ जिलों के प्रमुख फसलों के नाम यहाँ दिए गए हैं। मधुबनी और दरभंगा में कपास। हम अपने आसपास के गांवों को देखें तो वहां भी उगाई जाने वाली फसलों में विविधता हो सकती है। यीशु बोला, दादाजी अलग अलग जगहों पर जब अलग अलग फसलें होती हैं तो उन जगहों पर लोगों के खान पान भी अलग अलग होते होंगे।
दादाजी बोले, सहजता से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थ के अनुरूप ही लोगों की खान पान की आदतें बनती हैं। यहाँ तक कि अपने परिवेश से दूर जाने पर भी उनमें खान पान पर अपने परिवेश का प्रभाव बना रहता है। ये आदमी है, कह रहे कि मुझे गुजराती खाना अच्छा लगता है, खाखरा और दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इडली डोसा ही खाता हूँ, पाव भाजी खाने में बहुत मज़ा है, मुझे लिट्टी चोखा खूब भाता है। आगे कहते हैं कि मुझे माछ भात अच्छा लगता है, दाल बाटी के क्या कहने। ये राजस्थान से हैं, ये पश्चिम बंगाल से हैं जिन माछ भात खाते हैं। लिट्टी चोखा बिहार, इडली डोसा तमिलनाडु, ये गुजरात के हैं, गुजराती खाते हैं। हाँ, तभी तो हम मेरे साथ पढ़ने वाली चेन्नई की विजया इडली डोसा खाने की बात करती है, ईशु बोला। दादाजी, जब भी मैं बाजार जाती हूँ तो दही बड़े खाना पसंद करती हूँ, ईरा बोली। ईशु ने कहा, मुझे तो मोमो अच्छा लगता है। दादाजी, आपने कभी मोमो खाया है? दादाजी बोले, अरे हमारे ज़माने में कहाँ ये सब चीज़ें मिलती थी, अब तो न जाने क्या क्या चीज़ें मिलने लगी हैं। दादाजी ने कहा, समय के साथ खान पान के तौर तरीकों में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश के भोज्य पदार्थ अब हर एक जगह मिलने लगे हैं, इसलिए बदलते समय के साथ लोगों के खान पान की आदतों में भी बदलाव आने लगा है। इरा बोली, आजकल अपने घर में भी समय समय पर नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि बनने लगे हैं। दादाजी बोले, भाई जो चाहो बनाओ खाओ, लेकिन यह भी सोचो क्या ऐसा भोजन खाकर हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। इरा सोच में पड़ गई। सही बात है, दाल चावल सही बात है, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और फल खाना बहुत ज़रूरी है। अब बनाया लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। हमारे यहाँ लिट्टी चोखा कई तरह से बनाया जाता है। सामग्री: आटा 4 कप, चना सत्तू 1 कप, अजवाइन, मंगरेला, नींबू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सरसों का तेल और नमक, हरी धनिया पत्ती, गोल मिर्च, अदरक, घी आदि। और ये लिट्टी चोखा बनाने की विधि बताई गई है। और बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। एक कहानी। सिद्धार्थ बगीचे में रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। अचानक एक हंस के उसके सामने आ गिरा। उसे एक तीर लगा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। घायल हंस को सिद्धार्थ ने धीरे से उठा लिया। सिद्धार्थ ने उसके शरीर से तीर निकाल दिया और उसके घाव को पानी से धोया। उसने अपने कपड़ों को फाड़कर घाव के हंस पर मरहम पट्टी की। उसी बीच उसका चचेरा भाई देवदत्त तीर धनुष लिए आ धमका। देवदत्त ने कहा, तुम मेरे हंस को छोड़ दो, यह हंस मुझे दे दो, मैंने उसे तीर से गिराया है। सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस देने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा करो, हम लोग राज दरबार में चलते हैं, वहीं इसका फैसला हो जाएगा। देवदत्त ने कहा, चलो आज राज दरबार, हंस तो मेरा ही है, फैसला मेरे हक में ही होगा। सिद्धार्थ राज दरबार में हंस लिए पहुंचा और देवदत्त तीर धनुष लिए। राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मैंने इसे तीर मारकर गिराया था। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज मैंने घायल पड़े हंस को बचाया है। महाराज सुयोधन ने कहा, प्रश्न यह है कि किसी की जान बचाना अच्छा है या जान लेना? मंत्रीगण एक स्वर में बोले, जान बचाना। महाराज ने न्याय किया। सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई, इसलिए हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए। कुछ लोग जीव जंतु को मारकर अपनी जीविका चलाते हैं, जैसे मछुआरा मछली मारता है। ऐसा करना क्या उचित है? बबली ने एक तोता पाला है, उसका नाम सुगनी रखा। उसने एक सुंदर पिंजरे में उसे एक सुंदर पिंजरे में रखती है। वह उसके प्रतिदिन खाने के लिए
दाना पानी देती है। सुगनी बबली की बातों को दोहराकर सबका मन बहलाती है। बबली को यह सब अच्छा लगता है। बबली जब स्कूल से पढ़कर आती है तो सुगनी शोर मचाने लगती है, बबली आ गई, बबली आ गई। अचानक एक दिन सुगनी बीमार पड़ी। खाना बंद, शोर मचाना बंद, बिल्कुल सुस्त पड़ी रहती। बबली उससे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा दी पर साथ ही कहा कि सुगनी को पिंजरे से निकालकर खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। हम अपनी ज़रूरतों के लिए जंतुओं को पालते हैं, ऐसे जानवरों की देखभाल भी करते हैं, मगर पालतू जानवरों के अलावा भी कई जीव जंतु हैं। ऐसे जीव जंतुओं की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, आइए विचार करें। हिरण पौधा खाता है और बाघ हिरण को। बाघ खत्म हो जाए तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी और पौधे समाप्त हो जाएंगे। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई जंगलों के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों के दखल से बचाया तथा उन्हें अभयारण्य का रूप दिया है। ऐसे अभयारण्य बिहार के में पश्चिम चंपारण तथा बेगूसराय में है। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख। जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो भोजन या आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जंगल जैसे जैसे खत्म किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ के जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। कई जीव जंतु जो कभी हमारे जंगल में पाए जाते थे आज नहीं है, या उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। उदाहरण के लिए तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। क्या आप जानते हैं, आपने खिजड़ली गांव की अमृता की कहानी पढ़ी होगी। वह बिश्नोई समुदाय की थी। बिश्नोई समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई का अर्थ होता है 29। उनके गुरु जम्भा जी कहे अनुसार बिश्नोई लोग 29 बातों को अपनाया 29 बातों को अपनाया जिनमें जीव जंतु की देखभाल करना प्रमुख था। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते करते ही अपनी जान तक दे देते हैं। ये जलावन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटकर इस्तेमाल नहीं लाते हैं, सिर्फ सूखे घास या सूखी लकड़ी को जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा इनके इलाके में कई जानवर जैसे चिंकारा, सांभर तथा काले सांड आजाद घूमते देखे जा सकते हैं। बिश्नोई लोग जंतुओं का न शिकार करते हैं और न करने देते हैं। और इस तरह हमें भी पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों की भी सुरक्षा करनी होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।